नमस्कार, मैं हूं आपका रवि रंजन। बिहार दौरा करते करते मैं पहुंच गया सीतामढ़ी के परिहार में। परिहार विधानसभा काफ़ी चर्चित विधानसभा है। सामाजिक जीवन में कभी कभी फुर्सत के क्षणों में गांव में खटिया पर बैठ के बात करने का सुखद अनुभव अपने आप में एक बहुत बड़ा आनंद का विषय बन जाता है। गांव का जीवन शानदार जीवन है। न कोलाहल है, न शोर है, न घमासान है, न पियो पाँव है, न च्यों चाँव है। बिल्कुल गांव के लोग शांति से बैठ के रिलैक्स मूड में बतियाते हैं, चर्चा करते हैं, बिहारी मूड में, ठेठ देहाती। अब हम आपको बात कराएंगे वैसे शख्सियत से जो प्रशासन में थे तो बड़ा कड़क थे, लेकिन जब से राजनीति में आए हैं तो कड़कता दूर हो गई है। यानी सामाजिक जीवन में कैसे रहा जाता है और आध्यात्मिक जीवन को कैसे कृष्ण का सूत्र बनाया जाता है और उसी कृष्ण सूत्र से राजनीति कैसे की जा सकती है, आपको मिलवाएंगे जयप्रकाश राय से। पीरू में जब डीएसपी थे तो बड़ी चर्चा थी, आरा में थे तो बड़ी चर्चा थी, जहां जहां रहे चर्चा बटोरते रहे। लेकिन वो क्षण था प्रशासन में नौकरी करने का। लेकिन जब से राजनीति के मैदान में कूदे हैं तो वहां भी भूचाल ला दिया है, भूकंप ला दिया है, सुनामी ला दिया है। लेकिन बड़े ही मृदुल, सरल, सहज, सौम्य भाव के, हमेशा मुस्कुराने वाले जयप्रकाश राय जी का मुस्कुराना भी एक सूत्र है। जैसे कृष्ण ने महाभारत के समर में मुस्कुराते हुए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वैसे ही समर में भी विरोधियों पर कोई वार नहीं करते, बस मुस्कुराते हैं, जनता की आवाज बन के आगे बढ़ते जाते हैं। आइए मिलते हैं श्री जयप्रकाश राय जी से। पॉइंट वाइज उसको समराइज किया और समराइज करने के बाद जो उसको समराइज किए, मंथन किए, तब हमको लगा कि आज जितने भी सरकारी काम, सरकारी तौर पर हम ब्लेम किसी को नहीं करते हैं, जिस दिन हम सामाजिक न्याय के काम करने गए, सामाजिक काम करने गए तो लोग जन सेवक के नाम से हमको पुकारने लगे। परिहार विधानसभा तारणहार आ गया, तारणहार मैंने आशा के निगाह से देखने लगा और बोला कि अपन माटी अपन लोग, जन सेवक आ गया हम लोग के बीच। अब हम लोग का कुछ न कुछ भला का बहुत दिन से निराशा थी, खालीपन था। निराशा क्या था भाई, काम तो खूब हुआ, फंड तो खूब गया, व्यवस्था तो खूब हुई, सरकार चाहे शुरू से ही सरकार, हर तरह का सरकार आते गया। आज कम सरकार तो नहीं बनी, कम विधायक तो वहाँ नहीं बना, लेकिन जो अभी परिसीमन के बाद परिहार विधानसभा क्षेत्र है उसका मैं एक एक गांव, एक एक डोर टू डोर जब गया तो आंसू निकल गया मैंने आंख से, कई जगह बैठ के रोया भी। आज एक नवयुवक, खास करके नवयुवक जो है जिस हाल में बेहाल है, आज रविरंजन जी गांव में आप निकलिएगा, आप तो बाहर रहते हैं, आप बहुत बड़े कलाकार हैं, आप बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़े चीज़ है हम लोगों के लिए, समाज के लिए। आप जब गांव में जाइएगा, खास करके मैं डोर टू डोर लोगों से कंपेन किया, घूमा, तो लौटता था कभी 12-1 बज जाता था, कभी 2 बज जाता था, कभी 10 बज जाता था। तो गांव के पुलिया पर देखते थे कि 5 गो लड़का बैठा हुआ है, 10 गो लड़का बैठा हुआ है। हम पुलिस वाले भाई, हमारा तो जज्बा और जुनून तो वही है, छरप जाते थे गाड़ी, गाड़ी रोको, छरप जाते थे। क्या बात है रे, तू सब जकला बैठल है, तो सर गरम लगता है। नहीं, वो 12 बरस के लड़का, 13 बरस के लड़का, 14 बरस के लड़का, ये सब एक ग्रुपिंग बाजी करके कहीं न कहीं गलत रास्ते पर। अब 12 बजे रात में सोचिए कि अपना घर बार छोड़ के कोई भी 14-12 साल का लड़का बाहर क्यों है बैठल भाई, क्यों है? हाँ। तो उसको समझाने का कोशिश किया, उसको काउंसलिंग करने का कोशिश किया। मैं गांव-गांव में, पंचायत में बैठ के या सामूहिक रूप से अपने परिहार में बुलाकर, घर पर बुलाकर काउंसलिंग किया, कम से कम युवा सांसद किया और सारे लोगों का समस्या को जानने का प्रयास किया। तो उसमें निकल के क्या आया कि लड़के लोग में बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा समस्या है और अंडर 10 एज का जो लड़का है, जो 18 से कम का है, जो युवक है, उसमें बेरोजगारी के चलते विचलित है।
और जो उससे नीचे का है उसका संगति खराब है, उसको लगता है कि कोई गाइडेंस का स्थिति नहीं है, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जो गाइडेंस कर सके उसको कि बुआ ऐसे करो। गार्जियन इतना रोजी रोटी में व्यस्त है कि किसी को फुर्सत नहीं है कि बच्चा के पीछे भर दिन कैसे रहेगा। और स्कूल का व्यवस्था, शिक्षा का व्यवस्था तो आप समझ रहे हैं, सिर्फ भोजन, एगो कौन डे मील चला है, भोजन करने के लिए डे मील में लोग जाता है। अब भोजन के बाद कहाँ जाता है उसको कोई पता नहीं। इस स्थिति में शिक्षा उसके अंदर क्या है, उसका आदत क्या है, संस्कार क्या है। हम लोग के समय था, आप लोग भी पढ़े होइएगा, जब आप 9-10 बजे घुस जाते थे स्कूल में तो टिफिन 1:30 बजे होता था, आधा घंटा, 4 बजे छुट्टी, और फिर 4 बजे छुट्टी। लेकिन आप किसी भी स्कूल का व्यवस्था आप देख लीजिए, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्रिटिसाइज अभी हमको नहीं करने आए हैं, हम पॉजिटिव राजनीति करने आए हैं। लेकिन उसे दुखद भयावह स्थिति को देखकर मेरा दिल रो गया कि ये लड़के सब क्रिमिनल के हाथ में बहुत चला गया। जो बड़े बड़े सातिर क्रिमिनल जो क्राइम करता है, मर्डर करता है, वो सब 10,000 20,000 लेकर ठिका लेता है। मैं पुलिस में रहा, आखिर जुवेनाइल बच्चे क्यों भाई पकड़ाया 5 वो देखते थे। मर्डर तू किया? हाँ मार दिया गोली। काहे मारा? बहुत भयंकर बात बताता था, सोच के मैं हैरान हो जाता था कि फलना आदमी हमको 5,000 रुपया दिया, कहा उसको मारो। बुझिए, एक जो राइफल बंदूक हथियार होता था पहले, एक जुवेनाइल को, बच्चा को, अंडर 3 बच्चा को क्रिमिनल लोग यूज करता है हथियार के तौर पर। जी। तो मैं तो पुलिस में होकर सब जानता था, चूँकि CID में मैं इन सब बिंदुओं पर वीकर सेक्शन में ट्रेनिंग भी काफ़ी लिया है, बाहर जाके, चाहे बच्चा पर हो या महिला पर हो, चाहे SC ST पर हो। वीकर सेक्शन ट्रैफिकिंग, आजकल देहात में जाइएगा लड़कियों का ट्रैफिकिंग हो रहा है, बहका के टेंडर लड़की सबको ले जाके बहका लेता है, कहीं से कहीं गड़बड़ कर देता है। कितना केस थाना सब में पेंडिंग है, देख लीजिएगा, हम तो देखे हैं। तो ये सब, अब इस समस्या में सरकार क्या कर सकती है? कानून तो बना हुआ है, लेकिन एक्सक्यूट सही ढंग से नहीं हो रहा है, उसका व्यवस्था सही नहीं हो, वो जो जिस तरह से उसको ट्रैक पर आने की व्यवस्था हो, वैसा नहीं था। तो मैं काफ़ी इसमें चिंतित हुआ। इस व्यवस्था को मैं नवयुवक को भटकाव से रोकूंगा, और जो क्रिमिनल इसका यूज करता हूँ वहाँ से लाइन काटूंगा। और ऐसा किया, 8 महीना 9 महीना ऐसा किया, और काउंसलिंग किया, और यह ललक मेरे दिल में रहा। ये तो एक चीज़ है, जैसे मजदूर है, किसान है, शिक्षा है, हेल्थ है, सब पर मैंने काफ़ी काम किया, और ये सब ध्वस्त है। अब आप सोचिए, आप तो हर जगह घूमते हैं, सरकारी स्कूल में कोई भी पदाधिकारी या कोई भी बड़े लोग, किसान माने बिजनेसमैन हो, चाहे कोई नेता हो, अपना बच्चा को पढ़ा सकता है? ऐसा स्थिति है? जी जी नहीं। तो मैं स्कूल में बैठता था तो माथा पर हाथ रख के झांकता था कि जब इस स्कूल में बड़े लोग अपने बच्चा को नहीं पढ़ा सकता है, तो 70% गरीब का बच्चा इसमें पढ़ता है, तो वो क्या करेगा? उसके पास पैसा कहाँ है कि वो कॉन्वेंट में पढ़ाएगा? मैं सोचा, दिल के अंदर आग लगा कि जय इस मिट्टी का कर्ज तब चुकेगा जब इस सरकारी स्कूल में सारे किसान, मजदूर, अफसर, पदाधिकारी, नेता, सबका बच्चा पढ़े। ऐसा स्थिति मैं पैदा करूंगा, कोशिश करूंगा कि ऐसा स्थिति हो कि कॉन्वेंट में न जाके सारे लोगों का बच्चा, इसको कॉन्वेंट बनाना शिक्षा पर। और शिक्षा जब मूल चीज़ है, वो नहीं रहेगा तो और हम क्या कर सकते? बिना शिक्षा के क्या किया? अम्बेडकर जी हमारे बोले, संविधान बनाए तो बोले कि अरे तुम शिक्षा नहीं होगो, शिक्षित नहीं होगो, तो दूसरा काम करके तुम जहाँ पहुँचना चाहते हो, संसद में IAS अफसर बनना चाहते हो, जो सरकार के बड़े बड़े पद पर जाना चाहते हो, तो घरे बैठकर नहीं चलेगा, खेल कर नहीं चलेगा, पूजा पाठ करके नहीं चलेगा। इसके लिए शिक्षा अध्ययन करना पड़ेगा। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहले आश्रम में लोग पढ़ते थे, सुनते हैं ना,
कि आश्रम में जाके पढ़ते थे, इतने विद्वान हो जाते थे। आज बड़े बड़े भवन में पढ़ के भी ये सेठ इतना बढ़िया बढ़िया में संस्कार कहाँ है या शिक्षा कहाँ है, इससे हमको काफ़ी प्रभावित किया कि शिक्षा मूल चीज़ है। जिस देश में शिक्षा नहीं है उस देश का विकास कैसे होगा। शिक्षा पर मैं मेरा आप तो बहुत लंबा बोलेंगे आप। और एक चीज़ और बता दें, शिक्षा, हेल्थ, नवजुवक और महिला का जो अभी अनेक तरह का महिला इस पर आपका फोकस रहेगा। फोकस है 11 बिंदु पर, किसान मजदूर पर। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप परिहार में वोट मांगने निकलते हैं तो जनता क्या क्या डिमांड करती है, कि क्या क्या कमी है, क्या क्या दिक्कत किया लोगों ने कि आपको हम वोट दें। यही बात पहला तो है कि व्यवस्था सही नहीं है, लोगों का डिमांड है। मैं इस चर्चा में कई जगह बैठा, निकल रहा था भ्रमण के दौरान मैं बैठा तो अच्छा लोग प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि हम नाम नहीं बताएंगे, प्रतिनिधि बोलते हैं भाई, मैंने वो ग्रामीण स्तर के प्रतिनिधि है, मुखिया स्तर के, उनका कहना है कि ब्लॉक में ऐसा होता है, किसी का इंदिरा आवास हो, चाहे किसी का वृद्धा पेंशन हो, चाहे किसी भी तरह का स्कीम हो, या आपको किसी भी अति का जो जाता है किसी आपदा घड़ी में, सही आदमी को और सही ढंग से मुहैया नहीं कराता। लोगों में हाहाकार है। या कोई भी सरकारी स्तर पर जितना भी व्यवस्थाएं हैं उसका संचालन सही ढंग से नहीं होता है। कोरोना की स्थिति में भी मैंने, पहले तो कोरोना की स्थिति नहीं था जब मैं 8 महीना घूमा, लेकिन कोरोना की स्थिति में भी कई बार हमको मौका लगा जाने का, तो कोरोना सेंटर चला। कोरोना सेंटर का क्या स्थिति था वो लोगों में हाहाकार मचा था। आज भी हम लोग के पास शिकायत आता है, जैसे लोकल शिकायत, बाढ़ की स्थिति आया, बाढ़ की स्थिति में आप अब बताइए, सबसे शिकायत था कि अब इस गांव से उस गांव का रोड बनता है, छोटा छोटा रोड सरकारी स्कीम पर, कनेक्शन रोड, और 6 महीना पहले जो रोड बना, सरकार के तो पैसा गया उसमें, लेकिन 6 महीना पहले जो रोड बना ये हल्का बाढ़ में ध्वस्त कैसे हो गया, लिंकेज टूट गया, आज भी टूटा हुआ है। और ऐसा नहीं 6 महीना में, साल भर में, 2 साल में, 5 साल के अंदर जो भी रोड बना था सब ध्वस्त, लिंक रोड हट गया। अब मेन रोड का तो हालत है ये है, उसका उत्तर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना जो है चल रहा, लेकिन मैं लिंक रोड ग्रामीण सुदूर देहात का बात मैं करता हूँ, जहाँ मैं परिहार विधानसभा क्षेत्र में घूमता हूँ। तो पहला मांग लोगों का था कि हम लोग का बहुत बढ़िया हेल्थ का व्यवस्था नहीं, समझे कि नहीं, व्यवस्था है लेकिन हेल्थ का प्राथमिक स्तर पर नहीं। दूसरा है कि शिक्षा का सही व्यवस्था नहीं, डे मील के खाना से शिक्षा नहीं हो सकता है, शिक्षा का जो प्रॉपर व्यवस्था है वो नहीं है। तीसरी बात थी, सबसे बड़ा झकझोरा कि जो सरकारी स्तर पर सारे, देखिए हम नहीं कहेंगे कि जवाबदेही योजना में जो किसी के लिए कौन जवाबदेही, तो सरकारी स्तर पर जांच के विषय है, लेकिन योजना जितनी भी आती है सरकार की, ये योजना का कम से कम 50% कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। लोग निराश है, इससे हताश है। ये सारे इफेक्ट हमारे माइंड को पड़ा। मूल अभी करंट में बहुत लोग तो बोलता था चलिए ब्लॉक में आप चलिए मेरे साथ, बहुत लोग चलता है कि आप कलेक्टेरिएट में चले। मैं हम कहे अभी तो मैं इसलिए नहीं चलूँगा कि मैं किसी भी पद पर नहीं हूँ, और संवैधानिक रूप से मैं किसी को कुछ बता नहीं सकता हूँ। एक समाज सेवी के नाते मैं आग्रह कर सकता हूँ, और मैं आग्रह किया भी, लोगों का समस्या समाधान भी किया, करने का प्रयास किया, कर भी रहा हूँ। लेकिन एक संवैधानिक पद के लोगों का जवाबदेही ज़्यादा होता है जो उसको सही ढंग से कर सकते हैं। इसीलिए हमको इस तरह का समस्या काफ़ी मिला जिसको दूर करने का मैंने ठाना है। दूसरी बात है कि सामाजिक हार्मोनी बहुत ही क्रिटिकल होते जा रहा है। हम नहीं कहेंगे कि कौन कैसा कर रहा है, लेकिन आज अपने राजनीति का जो परिवेश है रविरंजन जी, धीरे धीरे इतना प्रदूषित होते जा रहा है कि आज के परिवेश में राजनीति का मतलब हम धीरे धीरे, हम बहुत दिन से देख रहे हैं, चूँकि हम बचपन से राजनीति, आपको नवयुवक संघ वाला तो बतेबे किए, हमारे चचा थे रामचरित्र बाबू, वो विधायक थे 1952 से, उनके सानिध्य में बचपन से भी हम 3रा-4था में पढ़ते, तब से उनके प्रचार करते थे, सानिध्य में रहते थे, और करीब उनके साथ भी 10 साल
12 साल, जब तक वो जिंदा रहे हम उनके सानिध्य में रहे। अच्छा, मैं गाड़ी से आ रहा था तो परिहार में जाम की जो समस्या है, संकीर्णता जो है, नलियाँ जो बह रही है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ के लोगों ने कहा कि सर सबसे बड़ी समस्या, जैसे आपने बताया है सारी चीज़ों पे, नली की समस्या, संकीर्णता की समस्या। आज भी जाइएगा, हम कल भी परिहार बाजार में घूम रहे थे, तो परिहार बाजार में रोड नहीं है, वो लगेगा कि नाली के किनारे पर आपको चलना है। रोड जो है नाला है और उसके किनारा जो बन जाता है उस पर आप चलिए पैदल या मोटरसाइकिल गुड़का के जाइए, आ गाड़ी नाला में चलता है। भयावह स्थिति है। परिहार ऐसा पुराना बाजार जहाँ वहाँ पर मुख्य, हमको लगता है कि 50 गांव का मुख्य सेंटर है वो आज भी उसी हालत में है जो हम लोग बचपन से देख रहे हैं। और जो परिहार चौराहा से जो बाजार तक रोड जाती है, वो दोनों तरफ उसमें नाला का सही व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते सारा पानी रोड पे। और जो चौराहा है, चौराहा आपको यदि तेजी में बीमारी के कोई एम्बुलेंस को लेके जाना है तो भगवान न करे किसी को ऐसा हो, लेकिन बहुत हादसा हो सकता है, होता रहता है। वहाँ 3 घंटा 4 घंटा एकदम जाम रहेगा, खचाखच भरा रहेगा, लगेगा कि जैसे हम बहुत बड़े शहर में आ गए, जामे नहीं छूट रहा है। तो मैं परिहार के लोगों को वादा किया कि परिहार का जो दुर्दशा है, जो मैं देख के आंसू हमारा गिर गया कि जिस परिवार में मैं मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तक यहाँ अध्ययन किया, और ये स्कूल का माटी का कसम है कि मैं इस परिहार को यदि औकात के अनुसार हाईटेक नहीं बनाया तो हमको संवैधानिक पद पर आने का कोई औचित्य नहीं है। मैं समय बर्बाद करने नहीं आऊँगा। लोगों से कह दिया हूँ कि मेरे पास समय बर्बाद करने का मन नहीं है। हमको पॉजिटिव राजनीति करना है, अब पॉजिटिव विकास करके लोगों को दिखाना है, एग्जाम्पल सेट करना है कि हमने यदि दूसरी पारी इतना महत्वपूर्ण, इतना मेहनत वाले प्रशासनिक काम के बाद भी मैं इतना एनर्जेटिक हूँ कि अपने परिहार के विधानसभा के लोगों का, सीतामढ़ी के लोगों को इतना दे सकता हूँ कि वह देने के लिए मैं तत्पर हूँ। और वो परिहार का दुर्दशा देख के, या सोनबरसा बाजार में चले जाइए, सोनबरसा बाजार में जाइएगा तो आप गाड़ी लेके नहीं चल सकते हैं, गाड़ी को धीरे धीरे हॉर्न बजा के आपको चलना पड़ेगा। सब बाजार रोडे पर है, सब लगे, जाम का ऐसा स्थिति है, सड़क का दुर्दशा ऐसा है, नाला का कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन योजनाएं तो बनती है, पैसा तो निकलता है, धरातल पर कुछ नहीं है। रोड जरूर बने हैं, देखिए सरकार का मंशा है कि योजना से काम हो, लेकिन जो तंत्र है नीचे तक, वो तंत्र उसको धरातल पर उतारने में सही नहीं आया। ऐसा कोई विजिलेंट टीम नहीं है जो इस सब का सर्वे कर सके। ये सर्वे हमने किया है और इसे आहत होकर मैंने अंदर मजबूत बनाया कि सामाजिक काम करते करते हमको संवैधानिक पद पर ही जाना पड़ेगा। चुने प्रतिनिधि क्या करते हैं वहाँ, जो चुने गए, जो पहले से या अभी जो हैं, वो लोग क्या करते रहे? देखिए, हम तो पुलिस अफसर रहे हैं, बहुत बात गोपनीय होता है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं एक झलक आपको बताता हूँ। रविरंजन जी, मैं 30-32 साल जब पुलिस अफसर रहा तो सैकड़ों विधायक, माननीय विधायक जी से, माननीय एमपी साहब से, माननीय मुखिया जी से, सभी संवैधानिक पद के नीचे से लेके समिति से लेके ऊपर तक के लोगों से हमारी आज भी दोस्ती है, कांटेक्ट है, हर चीज़ है। बात करते करते रात्रि के 1 बज गए, पता भी नहीं चला और बात काफ़ी लंबी हो गई। चलते चलते अब आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी भी आपको बुला रही थी, जदयू में भी चांस था, आप कहीं भी जा सकते थे, किसी भी राजनीतिक दल में, लेकिन आपने राष्ट्रीय जनता दल को ही क्यों चुना? बहुत बड़ी बात है रंजन बाबू। हम आपको पहले ही बताए कि मैं सामाजिक काम के लिए
यहाँ आया हूँ, पॉजिटिव सोच से आया हूँ, सामाजिक काम करने आया हूँ। तो सामाजिक काम करने में प्लेटफॉर्म देखा जाता है। जिस प्लेटफॉर्म पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा समाज के बीच सामाजिक काम को कर सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म का चुनाव मेरे अंदर पहले से दिमाग में आते रहता था कि सामाजिक सोच के मैं आदमी हूँ और सामाजिक न्याय, अधिक से अधिक लोगों को विषमता को ख़त्म करने का, लोगों का सोच को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करने का ललक मैं पहले से था। तो मैं निर्णय किया कि राष्ट्रीय जनता दल और ख़ास करके लालू जी का जो सोच था, जो विचारधारा था, वो सामाजिक न्याय का था, समाजवाद का था। और समाजवाद से और सामाजिक न्याय से उस समय, उनके समय में लोगों को काफ़ी फायदा हुआ, काफ़ी लोगों को समस्या का समाधान हुआ, बहुत तरह की सामाजिक विषमताएं ख़त्म हुई। और लालू जी अब एक व्यक्ति नहीं रहे, उनका वो एक विचार बन के समाजवाद के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, जो सारे लोगों के दिमाग में लालू जी का विचार घर कर गया है। जो भी सामाजिक किसी भी पार्टी में हो, लेकिन सामाजिक सोच रखते होंगे तो लालू जी, जैसे लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कल्पना किया कि सामाजिक प्लेटफॉर्म पर, समाजवाद के प्लेटफॉर्म पर सामाजिक काम ऐसे होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी ने उसका प्रयास किया और उसको कैसे लागू किया जाएगा उसका एक फार्मूला तैयार किया। लोग उसमें प्रयास करने किया, लेकिन 100% उस समय भी नहीं चला सक्सेस। उसको लालू जी ने ज़मीन पर उतारने का काम किया कि रियल समाजवाद का सामाजिक न्याय है क्या। आज समाज के बीच जो इतना लोगों को समझदारी आया, विषमताएं दूर हुई, लोगों में जिस तरह का पहले नफरत होता था वो सब खत्म होने का प्रयास हुआ। पदाधिकारी और पब्लिक के बीच जो हमारे डेवलपमेंट से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्ति को एक आम लोगों से कैसे जुड़ा होगा, ये सब लालू जी के विचारधारा का उपज था, जो लोहिया, कर्पूरी और लालू जी के इसको मूर्त रूप दिए। जनता तो आपसे डिमांड कर रही थी कि निर्दलीय लड़के भी आप जीतेंगे और आप क्यों जा रहे हैं कहीं। एकदम जनता की मांग थी कि आप अपन माटी अपन लोग एक सामाजिक मजबूत काम कर रहे हैं। हमको तो नहीं, जनता का कहना था, हमसे आज भी हजारों आदमी, लाखों आदमी जुड़ चुका है अब, कि अपन माटी अपन लोग के इतना मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में आप हमसे जुड़े हैं, तो फिर किसी पार्टी से आपको मतलब नहीं है। आप अपन माटी अपन लोग एक स्वयं का एक स्वयंभू लोगों का सेवा के लिए एक पार्टी नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था है, सामाजिक संस्था। तो हम लोग एक आपको निर्दलीय जिताएंगे, लेकिन हम काफ़ी इस पर मंथन किए और बहुत बुद्धिजीवी लोगों से, अपने सामाजिक कार्यकर्ता से विचार विमर्श किए। तो उन लोगों के विचार से अपना जब विचार प्रकट किए कि मेरा सामाजिक प्लेटफॉर्म है और सामाजिक न्याय का काम हम करना चाहते हैं, सामाजिक हार्मोनी को सही करना चाहते हैं, सामाजिक भाईचारे, प्रेम और इंसानियत, जो सामाजिक मूल्य खत्म होते जा रहा है, उसको मैं जिंदा रखना चाहता हूँ। जो सरकारी योजनाएं उसको धरातल पर उतारना चाहता हूँ। ये सब राजनीति हो सकता है निर्दलीय रूप में मैं जीत जाऊं, लेकिन मेरा सपना पूरा नहीं हो सके। इसलिए मैंने एक तगड़ा प्लेटफॉर्म, लालू जी के विचारधारा, वो उसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया, राष्ट्रीय जनता दल को। और सभी को, हमारे क्षेत्र के बहुत ही अच्छे विचारक का हुआ कि नहीं, समाजवाद व्यवस्था के तहत जो सामाजिक न्याय का काम करने वाला विचारधारा है वो लालू जी का है। और उससे भी आज जो तेजस्वी जी का जो सोच है, जो नवयुवक के लिए जो आज बेरोजगारी पर, चाहे नवयुवक के समस्याओं को उठाते हैं,
जैसे मजदूर और किसान की समस्याओं को उठाते हैं, किसी भी समस्या को एक नए अंदाज में उठाते हैं, उसी सामाजिक प्लेटफॉर्म पर सामाजिक न्याय को नए अंदाज में हाई टेक्नोलॉजी से उसको उठाने का प्रयास करते हैं, उसके समाधान के लिए संघर्ष करते हैं। तो एक इस तरह का दिव्य उसमें शक्ति हम देखें तो हमको खींच लिया कि नहीं, हमको तेजस्वी जी के साथ, लालू जी के विचार के साथ संघर्ष करके ही समाजवाद के प्लेटफॉर्म पर सामाजिक न्याय का काम करना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ मैं जन्माष्टमी के रोज, श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के रोज कृष्ण सूत्र को अपनाते हुए कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, वो है गीता का ज्ञान। तो कृष्ण सूत्र पर अपने जीवन को समर्पित करते हुए कृष्ण ने अपने पूरे सामाजिक न्याय का, सामाजिक समाजवाद के प्लेटफॉर्म पर, कबीरदास ने अपने सामाजिक प्लेटफॉर्म पर जिस तरह का काम किया, उसी कृष्ण सूत्र को अपनाते हुए मैंने श्री तेजस्वी जी के नेतृत्व में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाने का निर्णय लिया। और 25 परिहार बदलेगा और बिहार बदलेगा, तेज रफ्तार में तेजस्वी सरकार बनेगा। इस संकल्प के साथ जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जी के जन्म के दिन, मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद बाबू के नेतृत्व में समक्ष मैंने अपना सदस्यता ग्रहण किया और अपना सेवा करने का संकल्प किया। पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ, वफादारी के साथ मैं राष्ट्रीय जनता दल को स्वीकार किया और तेजस्वी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए अपने लगन के साथ एक मजबूत जनसेवक, मजबूत सिपाही और मजबूत कार्यकर्ता के तरह मैं परिहार विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा हूं। यदि तेजस्वी जी का, मेरे पार्टी का, आलाकमान का आदेश होगा तो वहां से मैं सीट को निकालकर उनके झोली में धरूंगा, क्योंकि एक एक सीट इस बार मजबूती देगा और सरकार को बनाने में, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को बनाने में मेरा अहम भूमिका होगा। बहुत देर से बात होती रही। एक पुलिस पदाधिकारी जिसने अपना पूरा जीवन न्याय व्यवस्था पे टिका के रखा, जिसकी पैनी निगाहें समाज से क्राइम कम करती रही, लेकिन जब उसने राजनीति में कदम रखा तो जनमानस उसे स्वीकार करने लगा। 25 परिहार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे और सबसे तेज घोड़े के रूप में राजद के जयप्रकाश राय जी हैं और जनता इन पर विश्वास जता रही है। जैसा कि पूरे परिदृश्य में इन्होंने बताया कि युवा भटक रहा है, उसे सही रास्ते पे लाना है। सड़क नहीं है, नलियां बाजार में ऐसे बह रही हैं जैसे उन्होंने पूरी व्यवस्था को ही खत्म कर दिया है। बाढ़ और सुखाड़ ने जीना हराम कर दिया है। कोरोना ने लोगों का सांप छुछुंदर का हाल कर दिया है। मेडिकल व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं। तरह तरह की बातें इन्होंने कही और जनता के बीच में जब वो जाते हैं तो वोटर उन्हें कहते हैं कि हम तो खोज रहे थे आपको कब से, कब आओगे तारणहार। यानी विश्वास आप में है, क्योंकि जनता को लगा कि ये उनका सब कुछ अरमान पूरा कर सकते हैं। इन्होंने सारी व्यवस्थाओं को अपने जेहन में रखा है कि वो कैसे इसे अमली जमा पहनाएंगे। जब ताकत इनके हाथ में आएगी तब जयप्रकाश राय अपने सर्वोच्च स्वरूप को धारण करेंगे और यकीनन जनता की सारी समस्याओं को दूर करेंगे। इन्होंने संकल्प लिया है। आइए हम भी शुभकामनाएं दें कि आप जैसे अच्छे लोग, चाहे वो कोई दल हो, राजनीति में आए तो शानदार काम करें।